That is, what step did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? What steps did the फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रॉस, ठीक है, रॉस्यू और जॉन लॉक, यही सब थे रिवोल्यूशनिस्ट। ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने लिखी थी, 10 ऐसे लिखा है, ठीक है। सो टेक टू क्रिएट ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो अगर हमारे पास एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी तभी तो हमारा नेशन बनेगा। सबसे बड़ी चीज होती है एक आइडेंटिटी बनाना कि हम एक हैं, तभी वहाँ के लोग एक साथ रहना पसंद करेंगे। सेंस ऑफ कलेक्टिव, इंडिया को कौन सी कलेक्टिव आइडेंटिटी बांधता है? कि हम लोगों ने अंग्रेजों को एक साथ भगाया है, यही सबसे बड़ी बात है। We all fought together against British government to get freedom, ये सबसे बड़ी बात है। वरना हम लोगों की इतनी डाइवर्सिटी है जितनी कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों एक हैं? क्योंकि we all were, that is oppressed by British rulers, so we all fought together, ठीक है, in the leadership of Gandhi and others, जो भी कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस के थे वो पूरे इंडिया से आए थे, तो इसलिए यही कलेक्टिव आइडेंटिटी है। नाउ तो अब देखो कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि फ्रेंच रिवोल्यूशनिस्ट ने क्या किया सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों में पैदा करने के लिए कि हम सब एक हैं। तो क्या क्या पैदा किया? To create a sense of collective identity, the French revolutionaries has taken the following steps. पहला स्टेप क्या लिया? The idea of le patrie and le citoyen। क्या हम लोग मदरलैंड मानते हैं तो फ्रेंच लोग कैसा मानते थे? बताओ। Yes, the idea of le patrie कि हमारे पिता, ली पैट्री का मतलब क्या होता है? जैसे पैट्रियार्की मैंने बताया था कि नहीं, पिता का शासन, तो द फादरलैंड, एंड ली सिटोयन, और हम सब इसके क्या हैं? सिटीजन हैं, ली सिटोयन, दैट इज द सिटीजन। ये एक लोगों में पैदा किया गया कि सब इक्वल हैं, इस सिटी में रहने वाले लोग हैं, सिटीजन बोला जाता है। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, एम्फेसाइज्ड द, इससे फीलिंग आई, फीलिंग ऑफ यूनिटी, लोगों में एक तरीके की एकता की भावना है कि हम इसी देश के हैं। दूसरी चीज, ए न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग हैज रिप्लेस द रेड कलर। पहले रेड कलर का फ्लैग था, जो उन लोगों के मोनार्की का फ्लैग था ना, वो किस कलर का था? सो अ न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग हैज रिप्लेस्ड, जबकि इसमें जो जर्मनी के फ्लैग में कौन कौन से कलर हैं? रिप्लेस्ड, ब्लैक नहीं है, ब्लू और रेड तो है, तीसरा कलर कौन सा है बताओ? जर्मनी के में, हाँ, रिप्लेस्ड येलो, येलो है, रिप्लेस्ड रेड कलर्ड रॉयल फ्लैग। हाँ, एम्फेसाइज्ड, इसने जोर दिया। एम्फेसाइज्ड का मतलब क्या होता है? कि लोगों को बोला कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारी जो लैंड है और हम इसके बच्चे हैं, हम इसके सिटीजन हैं, नागरिक हैं, इट इज शेयर्ड बाई अस। और तीसरी चीज क्या की गई? द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब नेशनहुड की परिकल्पना आ रही थी, तो अब जो स्टेट जनरल के मेंबर्स थे उनको कौन इलेक्ट करता था? स्टेट जनरल, ठीक है,
was elected by, हाँ emphasize करो, ए लिख लो। सो अच्छा सही में गलत है, ये तो ज़्यादा ही गलत है। emphasized, अब ठीक हो गई। इट इज स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। दो तरीके के सिटीजन थे, कौन कौन से थे? हाँ, एंड रीनेम्ड एज, उसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। और उसी ने ये सारा संविधान बनाया, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट देखो कि क्या न्यू हिम, क्या देशभक्ति के नए गीत कंपोज किए गए? तो न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। थर्ड पॉइंट है कि जो स्टेट जनरल की असेंबली पहले हुआ करती थी, उसको अब पहले हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की बनती थी, और अब वो जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर बनने लगी। जब नेशनल असेंबली बनी तो बताया नहीं गया था कि 4 मिलियन लोग थे, उन्होंने 50 मिलियन को इलेक्ट किया, फिर 50 मिलियन ने 745 को इलेक्ट किया। तो इस तरीके से अब काम होने लगा। बोलो, बताओ सीजन क्या पूछ रहे हो? वो बस ये बोल रहा था, वो मिल जाए 1000। सर आपने 50 मिलियन बोला था, तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो 50,000 लोगों को इलेक्ट किया था कि नहीं 4 मिलियन ने इलेक्टर्स को? तो 50,000 जब इलेक्ट होते थे, कल एक चार्ट दिखाया था, फिर वो 50,000 किसको करते थे? 745 को। सो न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, नए देशभक्ति के गीत बने, देशभक्ति गीत। और इसके अलावा क्या हुआ? मार्टिर्स ओथ टेकन, शहीदों के नाम पे शपथ ली गई। सो मार्टिर्स ऑन द नेम ऑफ, लिखो, ऑन द नेम ऑफ मार्टिर्स ओथ वर टेकन, कि उन्होंने बलिदान दिया है तो हम भी उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ऑन द नेम ऑफ मार्टिर्स का मतलब है शहीद लोग। ओथ, ओथ वर टेकन, ओथ का मतलब क्या होता है? हाँ, तो टेकन शपथ ली गई या प्लेज ली गई। एंड कमेमोरेटेड, कमेमोरेटेड का क्या मतलब है? कमेमोरेटेड, उनको सम्मानित किया गया, उनके परिवार को, कि जो देश को ऐसा करेगा तो उसका सम्मान होगा। कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, कि इन्होंने फ्रांस के लिए काम किया है। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ऑफ नेशन। ये जो भी चीज है, इसको जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं लिखा रहा हूं, इसको फ्लुएंटली आप लोग याद कर लें। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन फ्रेंच टेरिटरी। वैसे बोलो सर ये तो 9 का है ना? क्या चीज? ये सर जो आपने थोड़ा धीमे बोलते, बोलो फिर से। 9th का है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन कि व्हाट स्टेप्स फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट, निकालो बुक, सेकंड क्वेश्चन है। सर बुक में है ना क्वेश्चन? यस सर। मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ कि कहाँ है ये क्वेश्चन। सीजन 9 की लेके बैठा हुआ सर। नहीं नहीं, 9th की मत लो, 10th की बुक लो ना। 10th के क्वेश्चन देखो किस पेज पे। इंटरकनेक्टेड है ना, मतलब 9 का 10। तो नेशनहुड है, नेशनहुड में सब आपको लिखना पड़ेगा जो जो पॉइंट्स हैं, और आपकी बुक से ही हमने पॉइंट लिखा रहा हूँ। तो व्हाट स्टेप्स डिड, ये पेज नंबर 28 पे है, सेकंड क्वेश्चन। यही तो लिख सकते हो आप, यही लिखो, ये आपकी बुक है। देखो कि ये जो भी आपकी बुक है ना, ये सोशल साइंस 10th है, उसी सोशल साइंस 10th से ही तो मैं लिखा रहा हूँ
कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच, तो ये सारी चीजें वही की हैं, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा रहा हूँ क्योंकि बुक में क्या है थोड़ी टफ लैंग्वेज होती है, तो उसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो फिर वो चीज़ इजी हो जाती है, वर्ड नहीं बदलते हैं, तो इसीलिए ये और कोई बात नहीं है, और समझाते हुए बता रहा हूँ। अब देखो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया कैसे, क्योंकि नेपोलियन आ गया था तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत व्यवस्थित हो गया था और सबके लिए एक ही नियम हो गया था, सबके लिए एक मीजरमेंट, यूनिफॉर्म मीजरमेंट हो गया था, तो सेंट्रलाइज। तो ये पूरा जो स्पैन है ये 1789 से लेके 1870 तक के बीच का है, इसके बीच में नेशनहुड आया है, तो इसके बीच में क्या क्या हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें नेपोलियन भी आ गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव system was set up ठीक है, टू फॉर्मुलेट, ठीक है, फॉर द टेरिटरीज लाइंग विद इन फ्रांस। उनके लिए एक ही सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रबंधन कार्य एक था उनका, एक जुडिशरी थी, सब कुछ एक था, सेंट्रल जुडिशरी, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। क्या इंटरनल कस्टम ड्यूटीज रिमूव कर दी गई थी? इंटरनल सभी के लिए, ये भी एक अच्छा कदम था कि जो फ्रांस में रहेंगे उनको अंदर में एक जगह से ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। सर उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम को भी अडॉप्ट कर लिया अडॉप्ट कर लिया था, नेपोलियन ने तो करवा ही लिया था। और फिर जो मान लो नेपोलियन हार गया था ये ट्रीटी ऑफ वियना में, वाटरलू में हार गया, फिर ट्रीटी ऑफ वियना, तो भी तो फ्रांस के पास कुछ जमीन बची, तो वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा जो उसने लागू किया था सुधार कार्य, उसके बाहर भी चलता रहा, कुछ लोगों ने तो चलाया वही, लेकिन फ्रांस के अंदर तो चलता ही रहा ट्रीटी ऑफ वियना के बाद भी। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है? सीमा शुल्क। एक जगह से, एक राज्य से दूसरी जगह जाने पे क्या लगता है? पैसा लगता है कि नहीं? सो वेल एंड मोनेरियल ड्यूज वर लिफ्टेड अप, जो लोगों के ऊपर कर्ज थे सामंतों को देने थे कि भाई हमें इतना 25% अनाज देने, हम दे नहीं पाए, अगली बार देंगे, उस कर्ज की वजह से उनको बाउंडेड लेबर करना पड़ता था, बंधुआ मजदूरी, उनके अपने बच्चों को बेरोजगार के लिए भेजना पड़ता था। तो मोनेरियल ड्यूज को क्या किया गया बताओ? वर लिफ्टेड अप। लिफ्टेड अप का मतलब है कि समाप्त कर दिए, समाप्त करना, यानी मोनेरियल ड्यूज का मतलब है कि धन संबंधी कर्ज, कर्ज इसका मतलब होता है। कौन सा कर्ज? जो बताओ, चल जाएगा, एबॉलिश्ड भी हो जाएगा, एबॉलिश्ड भी लिखा ही गया है। सो लिफ्टेड अप भी एक इसके लिए वर्ड होता है, नाउ कुछ भी लिख दो, दोनों चलता है। एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका कैसी होगी, एग्जीक्यूटिव कैसा होगा, जुडिशरी कैसी होगी, लेजिस्लेटिव कैसी होगी, तो वो चीज होती है। और एक होता है वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। सो यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम वाज इनकॉर्पोरेटेड। क्या चीज? फिर से बोलो। स्लेव, हाँ वो तो हटा दिए थे। यूनिफॉर्म वेट एंड, यानी कहीं दूसरे देशों से जो स्लेव बना के लाए गए थे उनको उन्हीं के देश में भेज दिया गया है। करेंसी भी तो कम करी गई। सिस्टम, ये सब हम नेशन के उस पर लिख रहे हैं, हम कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं लिख रहे हैं, स्लेव की बात यहाँ नहीं की जाएगी, उससे कोई नेशन की फीलिंग थोड़ी ना आएगी। वेट एंड सिस्टम वाज ये इनकॉर्पोरेटेड। हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज पर जोर दिया गया। सो रीजनल लैंग्वेज वर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। ये अच्छी बात कही है। तो रीजनल लैंग्वेज वर डिस्करेज्ड
French became कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। ये सारे नेशन के लिए बात की गई। कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। रीजनल लैंग्वेज कौन? अब वहाँ पे जो भी हो, स्पेनिश भी बोलने वाले लोग रहते थे, इंग्लिश भी बोलने वाले रहते थे, आयरिश भी रहते थे, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। तो वो सारी लैंग्वेज हटा दी गई और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज। सब कोई भी चीज़ है, ये तो कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है ना। जब कहीं पे व्यापार होता है तो कहीं के लोग कहीं जाके बस जाते हैं, कहीं के लोग कहीं जाके बस जाते हैं और वो अपनी लैंग्वेज वहाँ चलाते हैं बहुत सारे लोग। तो उन सबको फिर क्या किया गया? डिस्करेज किया गया। नाउ द revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of Europe and in other words help other people of Europe to become nation। एक और भी बात की गई है कि जैसे कि फ्रेडरिक सॉर्यू ने एक पेंटिंग बनाई थी कि फ्रांस लीड कर रहा है और बाकी दूसरे देश उसके पीछे आज़ादी के रास्ते पर चल रहे हैं, फ्रीडम और नेशनलिज्म। ऐसा दिखाया है कि नहीं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहला जो चित्र है आपकी बुक का। सो द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, हाँ तो हाँ ये बात सही है, फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज मिशन ऑफ फ्रांस, ठीक है, टू बिकम नेशन, खुद नेशन बने, एंड पेव द पाथ ऑफ नेशनहुड फॉर अदर, और दूसरों को भी इसका रास्ता दिखाए। पेव द पाथ, पेव का मतलब उनके लिए रास्ता निर्माण करे। पेव द पाथ ऑफ नेशनहुड फॉर अदर्स। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का, तो इन सबको मदद करें। सो इस तरीके से फ्रांस में ग्रेट फीलिंग आ गई कि उसके ऊपर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि हु वर मैरियानी एंड जर्मेनिया एंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या? पेव का मतलब रास्ता दिखाना, रास्ता एक तरीके से बनाना होता है। पेविंग, पेवमेंट होता है तो बनाना, ठीक है। तो जो किनारे किनारे सड़क के बनाए जाते हैं वो पेवमेंट्स कहलाते हैं, जिस पे लोग चलते हैं। अब देखो हु वर मैरियानी एंड जर्मेनिया, तो ये लोग कौन थे? मैरियानी कहाँ की एलिगरी है? रूपक, हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी लेडी हुई थी काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, जो लोगों की मदद करती थी, मैरियानी। तो ऐसी गांव में बहुत सारी लोक कथाएं थी कि वो आती है और लोगों की मदद करती, उसी के नाम पे उन्होंने मैरियानी नाम रख दिया। और जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे विच दे वर इन विच दे वर पोर्ट्रेड, व्हाट वाज द importance of the way in which they were portrayed। जिस तरीके से उनका चित्रण किया गया है उसका क्या महत्व है? नाउ मैरियानी, मैरियानी was the female allegory of France। Mariani was female allegory। एलिगरी का मतलब क्या होता है? जैसे हम कह दें कि तुम्हारा चेहरा तो चांद के समान है, तो ये रूपक होता है। एलिगरी एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है। एलिग्रेशन का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच, तो एलिगरी ऑफ महिमा मंडन करना, फ्रांस। सो फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस, प्रतिचित्रण कह सकते हैं। तो इमेजरी बोल सकते हैं क्या?
प्रतिचित्रण। अब देखो एलिगरी का इसमें देख लेते हैं नेट में मीनिंग क्या है, फिर सही मीनिंग पता चल जाएगा। चेक करके आप लोग बता दो एलिगरी का क्या है। ओके सर बताता हूँ। ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगरी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया? ये तो एक पोयम होती है जो सर ऐसे हिडन मीनिंग होती है जिसके पीछे। हिडन मीनिंग होता है, तो उसको सिंबोलाइजेशन आप कह सकते हो, उसे फ्रांस कहा गया, सिंबोलाइजेशन। ठीक है, प्रतीक बन गया, क्या कह सकते हैं कि वही फ्रांस है, मैरियनी ही फ्रांस है। तो फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लोगों ने कैसे इसकी मदद ली? ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन artists use the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic in France. Artists used this female allegory, उसको कई तरीके से दिखाया है। उसके सर पे, उसके हाथ में एक तीर कमान है, उस पर रेड कलर की टोपी है, कि वही लिबर्टी देगी। फिर और क्या दिखाया कि ऐसे दिखाया गया है कि वो जस्टिस देगी, उसके हाथ में कुछ तराजू है या वो रॉड है, ठीक है, रॉयल रॉड है, इस तरीके से दिखाया गया है। यूज्ड, हाँ सर कॉकेड मतलब क्या? कॉकेड चेक करता हूँ। तो आर्टिस्ट यूज्ड दिस सिंबल किस लिए? टू पोर्ट्रे, यानी प्रतिचित्रित करने के लिए। टू स्प्रेड द आइडिया, पोर्ट्रे का मतलब स्प्रेड द आइडिया, द आइडिया या कॉन्सेप्ट किसका? लिबर्टी का, कि हम आज़ाद होंगे। उसी को तो सब दिखाया गया है, जो लिथोस में पत्थरों पे शिलाएं बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जस्टिस के लिए भी उसको दिखाया गया, जस्टिस एंजल के साथ है वो। एंड रिपब्लिक, कि हम राज्यों का संघ है जिसमें जो भी आएगा उसको पूरी ऑटोनॉमी होगी, ऐसा दिखाया गया। ठीक है। शी वाज इन फ्रांस, शी वाज क्रिश्चाइंड मैरियनी, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम which underlined the idea of people's nation. So in France, she was Christined Mariani, ठीक है, ए हाइपोथेटिकल लेडी। इसका अगर देखें क्रिस्टाइन मैरिनी का आप इतिहास पढ़ें, सो अ हाइपोथेटिकल जेनरस लेडी, जेनरस का बहुत उदार मतलब होता है, जेनरस लेडी। हाइपोथेटिकल का मतलब है काल्पनिक, जो वास्तव में कहीं थी ही नहीं। लोग कहते थे कि वो आएगी और फिर लोगों की मदद करेगी, ऐसी लेडी। और जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार लेडी। तो उसकी कहानियों में है बस। तो लेडी, ठीक है, एंड हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, ट्राई कलर। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कॉकेट का मीनिंग देखा किसी ने? हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन, उसके जो बनाए गए कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या दिखाया गया? ठीक है, वर ड्रॉन एज, बताओ, लिबर्टी। और ये इसमें दिखाया गया है हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन एज लिबर्टी। और क्या क्या दिखाया गया? द रेड कलर, रिपब्लिक दिखाया गया उसको, फ्रीडम। और कॉकेड में देख लेता हूँ, कॉकेड में कुछ होगा। लिखा कहाँ पर है? मैं अभी 1 मिनट देख लूँ तो पता चल जाए। बुक में कहीं पे लिखा था, मैंने पढ़ा था ना। हाँ, तो अचानक से याद आया।
या 9th में होगा. So that is cockade. Just hold. कॉकेड को कोकाइड भी कहा गया है एंड इट इज ए रिबन worn इन द हेड एज ए बैच. तो जो बताता है कि ऐसा जो सर पे पहना जाए रिबन, तो कॉकेड उसको ये दिखाया गया है ना कि कुछ बेल हैं, बेल के पत्ते, के लोग सर पे पहनते थे. हाँ बेल का पत्ते हैं जो भी ये बताते हैं कि ये शांति की प्रतीक है, ऐसी उसको दिखाई गई कि नहीं, सर पे पहनती है, यही कॉकेड है. एंड अ रिबन worn on हेड, कॉकेड. तो कॉकेड का मतलब है अ रिबन. हाँ सर ये तो जर्मेनिया की पहनती थी ना. देखो मैरियनी का भी मैं फिर से देखता हूं, अगर ऐसा उसने पहना हुआ है, ठीक है, नो सर. विच सिंबलाइजेज, एक मिनट देखता हूं, पीस, इसको पीस कहते हैं, जो बेल पत्रों से बनाया जाता है. तो ये बैतूल के फूलों से बनाया जाता है. अब जरा देखो नाउ यहाँ पर किस तरीके से दिखाया गया है. हेड में क्या उसने कोई रिबन पहन रखा है तो वो कॉकेड होगा. कुछ भी अगर ऐसा पहना है तो वैसे तो उसमें जर्मेनियम दिखाया गया, इसमें कुछ सर में अगर पहना हो तो अब देख लेते हैं कि कोकाइड worn बाय मैरियनी. जस्ट मैं दिखा देता हूं. जस्ट देखिए, तो इससे इमेज से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे अगर सर पे पहना जाएगा तो उसे कॉकेड कहेंगे. नाउ यहाँ पर तो ये क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी है, तो उसने रिबन बांध रखा है सर पे, उसी को कॉकेड कहेंगे. तो कॉकेड किसी भी तरीके का सर में बांधा जाने वाला रिबन होता है. तो ये सभी कॉकेड हैं. कॉकेड की डेफिनेशन देखो क्या लिखा है नीचे, कॉकेड लिखा है. तो सर पे जो पहना जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, कॉकेड. तो क्या उसने भी कुछ पहन रखा है, ये देखो इसमें भी तो कुछ ना कुछ तो पहन ही रखा है. तो वॉट एवर, ये भी तो जर्मेनिया है जो लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसने रिबन पहन रखा है, बोलो. तो क्या सर पे टोपी लगा रखी है, यही कॉकेड है. सो वॉट एवर जिसमें भी जर्मेनिया को दिखाया गया है दैट इज ए काइंड ऑफ कॉकेड. और उसको लोगों ने भी पहन रखा, जैसे जैकोबिन्स वाले पहनते थे, तो ये भी तो कॉकेड है. ओके, सो कॉकेड आइडिया आया है यहां से. नाउ नेक्स्ट इज टू पॉपुलर. बिकॉज जो लेडीज हैं उनमें जेनरस टेंडरनेस, वो मदरहुड होती है. सो इट इज डायरेक्टली, एक हमारे ब्रेन का लेवल है, एक हार्ट का लेवल है. तो लोगों को जो हार्ट से कनेक्ट कर सके दैट इज द फीमेल. अगर आप देखेंगे फीमेल में पेशेंस ज़्यादा है, ज़्यादा डिवाइन क्वालिटीज मेल में होती है कि फीमेल में. जो मेल है उसमें पावर है, जबकि फीमेल में पेशेंस है, मदरहुड है, जनरसिटी है, टेंडरनेस है. तो ज़्यादातर डिवाइन क्वालिटीज फीमेल में है. दैट्स वाई जो भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं दे आर मोर अटैच्ड टू देयर मदर, क्योंकि उनमें डिविनिटी ज़्यादा है, वो पता भी नहीं लगने देती हैं.
तो इसलिए नेशन क्या है कि इसमें यील्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। वो बियर करता है दूसरों को, लेकिन कोई अगर उसकी सीमा में प्रवेश करेगा तो ये जो मेरियनी है फिर ये तलवार उठा लेगी। और अदरवाइज वी आर नॉट कंसर्न विद एनीबडी एंड वी आर ए पीसफुल नेशन। इसीलिए एलिगरी एक नेशन जो है वो माँ को बनाया जाता है, फीमेल को। फीमेल इज बेस्टोड, इट इज प्रोफ्यूज्ड विद ऑल डिवाइन क्वालिटीज। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ जर्मेनिया को देखो कि जर्मेनिया कहाँ की एलिगरी है? जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। शी बिकेम एलिगरी। एलिगरी का मतलब प्रतीक होता है ऑफ जर्मन नेशन। नाउ इसके अलावा जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो बैतूल की पत्तियां पहनती है। जर्मेनिया वियर्स एक क्राउन, जिसको कि आप लोगों ने देखा ही है, ऑफ ओक लीव्स। ये बैतूल का पेड़ होता है, इंडिया में भी होता है, उसी की पत्तियां वो पहनती है। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, यही इनको भी पहनाया गया था, जीसस क्राइस्ट को, बैतूल की पत्तियां। तो ओक लीव्स। अब जरा देखें तो एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, जिसको कि माना, फिर इसके बाद इसे हीरोइज्म माना जाने लगा था। सो एज ओक सिंबलाइजेस heroism. Next is the inscription of, बोलो। तलवार भी है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ जर्मन स्वॉर्ड रीज, क्या उस तलवार पे क्या लिखा है? ठीक है, द इंस्क्रिप्शन, हाँ हाँ ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन ऑन स्वॉर्ड, जर्मेनिया स्वॉर्ड, जो जर्मेनिया तलवार लिए है उसमें क्या लिखा है? इट रीड्स द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। द जर्मन, ऐसी एक आपके में चित्र भी बनी हुई है कि राइन नदी की रक्षा करते हुए जर्मेनिया, स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। राइन एक रिवर है। तो आप देख लो, लास्ट में एक फिगर बना है आपके में जिसमें ये चीज लिखी गई है कि जर्मेनिया राइन नदी की रक्षा करते हुए। मेरे में फिगर उतना अच्छा नहीं, आपकी जिसकी अच्छी बुक हो वो देख ले। ये देखो, बट इसको एचडी में देखोगे तब तलवार पे कुछ लिखा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये है राइन नदी की रक्षा करते, नीचे तो लिखा ही है गार्डिंग द राइन। अब देखें, नाउ इसके अलावा द पिक्चर रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक सिंबल ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। वही सब फिर से लिख दो। द पिक्चर symbolizes liberty, justice and रिपब्लिक। क्योंकि सभी में एक ये लालच थी कि बहुत सारे देश, सब नेशन बन रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश मेरी तरफ आ जाएं, उनको हम ऑटोनॉमी दे देंगे। तो रिपब्लिक का आइडिया कोई छोड़ नहीं पा रहा था कि हम ऑटोनॉमी देंगे, मेरे साथ आ जाओ। सो द अबव फीमेल एलिगरीज रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज एज ए पर्सन। इन फीमेल्स ने क्या दिखाया कि कंट्री खुद एक जीती जागती आत्मा है। एबव फीमेल्स डिपिक्टेड, प्रदर्शित किया, देयर नेशंस, उनको पर्सोनिफाई किया एज, है प्रदर्शित करना, एज नेशन। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बादल मुस्कुरा रहे हैं,
तो बादल कैसे मुस्कुराएंगे? तो ये एक तरीके का पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। वर्षा नाच रही है तो बारिश कैसे नाच सकती है? तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। जो ह्यूमन करता है उसको हम जो बहुत खुशियों वाली चीज़ है उनके साथ ऐड कर देते हैं। नाउ ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। क्या कोई मुझे बता सकता है, कल हम लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा है, सृजन आप ही बताओ कि किसने किसने जर्मन यूनिफिकेशन में योगदान किया? कोई 3 नाम बता दो। सर एक तो थे वो ग्रिम ब्रदर्स, और सर एक तो विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल तो इटली का था, विक्टर इमैनुअल को क्यों लाते हो बीच में? ओके सर, फिर एक तो सर ग्रिम ब्रदर्स हो गया सर, और सर मैं बताऊं? बताओ, यश बता रहे हो, कौन बता रहे हैं? बिस्मार्क सर, ओटो वन बिस्मार्क और केजर विलियम। ये सही है। केसर, केसर होता है राजा। वैसे केसर हम जो खाते हैं वो भी केसर होती है, दूध में डाल के। हाँ सर मैंने जर्मनी का सर वो यूनिफिकेशन पढ़ा था सर, उसमें सर ग्रीन ब्रदर्स का नाम ही नहीं आया कहीं पे। तो हम आपको आपकी बुक में दिखा देंगे ना कि जर्मन के यूनिफिकेशन में जर्मनी के ही तो थे ग्रिम ब्रदर्स। देखो हम पेज नंबर बता दे रहे हैं। आप पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 15 खोलो। वर बॉर्न इन जर्मन सिटी, यहाँ पढ़ो, ग्रिम ब्रदर्स लिखा है। सो दे वर बॉर्न इन जर्मन सिटी वाइल बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ। इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने बहुत सारी फॉक स्टोरीज इकट्ठा की? इकट्ठा किया था। हाँ, और इन्होंने क्या किया, ये इससे जर्मन लैंग्वेज हुआ और ये कल्चर है, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। तो लोगों में फॉक स्टोरी, फॉक टेल्स, फॉक डांस, इन सब का वो प्रचलन किया जिससे कि लोग यूनिफाई हो सके इनके नाम पर। तो कभी कभी क्या हुआ, जैसे पोलैंड का यूनिफिकेशन हुआ तो उसमें किस नाम से हुए? उसमें लैंग्वेज के नाम पे पोलैंड बना है, कहीं कहीं फॉक स्टोरी के नाम पे बना है। और अलग अलग देशों में जो नेशनहुड आया है वो किसी एक कोई ना कोई पॉइंट पे आया है। हमारे यहाँ इसलिए आया है कि हम लोगों ने साथ लड़ाई की, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के। इस बात पे नेशनहुड आया है। समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं कोई बात रहती है। ग्रिम ब्रदर्स भी उसी में ही है, 2 नाम लिखे गए हैं। नाउ अब देखो 4th क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। हमने इसकी फोटो तो देख ही ली थी कल कि क्या क्या चीज़ें, सबके चेहरे देख लिए थे। तो वैसे केसर विलियम का चेहरा याद है? कुछ ऐसे ऐसे था। सो ब्रीफली ट्रेस। सर जर्मनी और रशिया सर एक ही है ना? प्रूशिया के राजा थे केसर विलियम वन, उन्होंने ही तो जर्मनी के यूनिफिकेशन को लीड किया। जो 39 स्टेट्स थी ट्रेड यूनियन, उन सबको जो जॉल्वरीन में आती थी उनसे सबसे कहा हमारी ट्रेड यूनियन तो है ही है और हमारी लैंग्वेज भी एक जैसी है, तो क्यों ना हम एक जर्मन नेशन बनाएं। तो जर्मन लैंग्वेज थी तो उसके बेसिस पे जर्मन नेशन बन गया। और उनका जो मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ हैं? क्या वो प्रूशियो रशिया वार है, प्रूशियो फ्रैंको वार है, प्रूशिया ऑस्ट्रिया वार है? क्या उन तीनों लड़ाइयों के बाद जर्मनी यूनिफाई हो गया? यस सर, यस सर। अब देखो सर अलग अलग कंट्री थोड़ी है प्रूशिया और अभी इस टाइम। प्रूशिया, फिर प्रूशिया का जो राजा था वो पूरी जर्मनी का बन गया। भाई तुम अपनी टेरिटरी एक्सटेंड कर दो। ये जर्मनी है और जर्मनी में यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे क्या है बताओ? फ्रांस है। और ये है, ये प्रूशिया, अभी मैप में दिखा रहा हूँ प्रूशिया। और ये क्या, ये ऑस्ट्रिया है। और इसके इधर पे क्या, पोलैंड है। यस सर। तो पोलैंड से भी लिया, फिर रशिया से भी लिया, सबसे मिला के जो कन्फेडरेशन था। तो वो एक हमने कन्फेडरेशन को भी दिखा दिया आपको, 39 रीजन का, जिनमें एक व्यापार होता था जिसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। थोड़ा सा लिया था फ्रांस का, तो उनसे मिला के इसने क्या किया कि एक जर्मन नेशन बना लिया। पहले प्रूशिया कितना छोटा था और अभी जर्मनी कितना बड़ा है, उससे देख के आप पता लगा सकते हो कि जर्मनी बहुत बड़ा है, फ्रांस के बराबर है। अभी का मैप अभी हम दिखाते हैं, पहले आप प्रूशिया देखो और फ्रांस इससे इसकी तुलना करो। फ्रांस कितना बड़ा है देखो। यस सर। प्रूशिया दिख रहा है जो डर्टी येलो है, यस
दिखा। और फ्रांस कितना बड़ा है। अच्छा अब देखो कि जो जर्मन है वो पहले ये देखें, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स कि उनका मैप कैसा था कि ये देखो कितने कंट्रीज ये इसमें, अब ये चुप हो तो बताएं। अब ये देखो कि मान ली इसमें क्या क्या चीजें हैं कि प्रूशिया है, ये इंडियन लैंग्वेज में नहीं, ये हिंदी में नहीं दे रहा है, ये भी पहले का ही है। सो ये चीज है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि कई लोगों से ये जनरल जर्मन कन्फेडरेशन है, ये सारा रीजन है जो रेड कलर का, तो ये पूरा इसने अपने में ऑक्यूपाई कर लिया कि हमारी कन्फेडरेशन है। तो दैट इज सिलिसिया, बावेरिया, ऐसे ऐसे कई के छोटे छोटे कंट्री थे, कुछ बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। सो दीज वर द जनरल जर्मन कन्फेडरेशन। और अभी जर्मनी का मैप देखो तो वो मैं आपको दिखा दूं कि हाउ इज द मैप ऑफ जर्मनी। और ये ज़्यादा क्लियर है कि अगर आप इसमें जनरल जर्मन कन्फेडरेशन देखें जो ग्रीन कलर का है, वो पता चल रहा है, ग्रीन रीजन कि कई कंट्री से मिला के बन रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रिया भी दिख रहा है, नहीं तो मैं ऑस्ट्रिया बड़ा करके दिखाऊं क्या, इसने ऑस्ट्रिया के भी बहुत हिस्सा ले लिया, जरा देखो तो, ये देखो, ये दिखा ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का कुछ ले लिया, कुछ इसने इधर का भी ले लिया है, पोलैंड का, तो थोड़ा थोड़ा सबका ले लिया है। ये पुराने नाम है, कुछ ऑटोमन एम्पायर का भी ले लिया, ये देखो ऑटोमन एम्पायर, उसका भी ले लिया, तब जाके जर्मनी बना। और आज का जर्मनी क्या है वो देख लो। सो मैप ऑफ जर्मनी इन यूरोप। सो इट इज वेरी इजी टू लोकेट दैट जर्मनी कितना बड़ा है। अच्छा जर्मनी के बगल में फ्रांस देख रहे हो, लगभग ही बराबर दिख रहे हैं। फ्रांस तो समझ ही गए होगे कहाँ है, क्या यही है फ्रांस। अब प्रूशिया पहले कितना छोटा था, अभी आपको दिखाया, तो अब ये है। तो पहले ये आपको मालूम है हिटलर के टाइम में इसका दो जर्मनी बन गया था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, क्योंकि जब हिटलर की हार हो गई थी 45 में, तो लोगों ने इसे तोड़ दिया कि जर्मनी की शक्ति बहुत बढ़ गई है और इसने 2 वर्ल्ड वार कराई है और इतने लोग मारे गए हैं, इसी की वजह से हुआ है, जर्मनी की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। तो वो अभी हम देख लेंगे बाद में जैसे आगे कहानी बढ़ेगी, लेकिन फिर इसके 2 टुकड़े हो गए। हाउएवर दे अगेन गेट यूनिफाइड, और फिर से जर्मनी बन गया, जर्मनी का एकीकृत हो गया था 1990 में। नाउ ब्लैक कलर आप सही बता रहे हो, 3 तरीके के कलर है, ब्लैक, रेड और येलो। अब देखो तो नाउ वी विल सी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ब्रीफली एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। briefly trace the process of unification of Germany. पहली चीज क्या हुई, नाउ इन 1848 द मिडिल क्लास सिटीजन ऑफ जर्मनी ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू ए नेशन स्टेट। 1848 से शुरू करो, 1848 तक तो आप ये समझ लो कि वहां पर लुई फिलिप आ चुका था फ्रांस में, बोलो, और लगभग सेकेंड रिपब्लिक की घोषणा हो चुकी थी फ्रांस में, मालूम है कि नहीं। 1848 तक ही तो लुई फिलिप का शासन था। इन 1848 द मिडिल क्लास सिटीजन, सो मिडिल क्लास सिटीजन ट्राई टू, जो वहाँ के ग्रिम ब्रदर्स और ऐसे जो अलग अलग थे
या यंग यूरोप था जो मजीनी ने बनाया था, वही सब लोग थे। और कुछ लोग और भी थे जो जैकोबिन्स क्लब के थे। ये सब तरफ जैकोबिन्स क्लब फैला हुआ था। ट्राई टू यूनाइट, तब तक यहाँ पर कन्फेडरेशन बन गई थी। क्या आपको मालूम है ये जोल्वेरिन कब बन गया था? ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ, बोलो 18th, सही बताया है बिल्कुल। यूनाइट डिफरेंट जर्मन कन्फेडरेशन, वही है जर्मन कन्फेडरेशन। कन का मतलब जो साथ आ जाए, फेडरेशन, उसी से कॉन्फ्रेंस बना, उसी से कांग्रेस बना। कांग्रीगेट का मतलब इकट्ठा होना, और फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब संघ होता है और साथ मिल के बनाए, तो उसे कन्फेडरेशन ही कहेंगे, फेडरेशन। सो जनरल कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच वाज एस्टेब्लिश्ड, उसे किसने एस्टेब्लिश किया था बताओ? देखो बिल्कुल सही बता दिया, बाई किंग ऑफ प्रूशिया। जिसे पता होगा वो उसके मुंह से निकल ही जाएगा। किंग ऑफ प्रूशिया इन 1834, सन आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो अब लोगों ने ट्राई किया कि क्यों नहीं 1848 में, अब 34 से 48 हो गए 14 साल, तो क्या सोचा लोगों ने कि वी हैव टू यूनिफाई इट नाउ। ठीक है, ये मिडिल क्लास लोगों ने ऐसा सोचा, ठीक है। और कन्फेडरेशन, और उस ये जो 1848 में कहाँ पे ये सोचा गया? क्या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सोचा गया, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे गठित हुई? हाँ, ये सही बता रहे हो। सबसे पहले यही मांग उठी, मेंट इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड असेंबली। क्या ये 831 लोग थे? ये सही बात है। हेल्ड किसमें हुई? सेंट पॉल चर्च, जो खुद कहाँ था? फ्रैंकफर्ट बोलो, पार्लियामेंट क्यों बोलते हो? उस जगह का नाम बोलोगे कि पार्लियामेंट बोलोगे? अब पहली बात हुई कि इन लोगों ने कहा कि सब जर्मनी के लोगों को एक किया जाए। इन्होंने उस समय के विलियम फोर को, अब वो कौन विलियम था, कल किसी ने बताया था, मुझे आज फिर ध्यान नहीं आ रहा है कि विलियम फोर क्या, हाँ फ्रेडरिक विलियम, बुक में लिखा है फ्रेडरिक विलियम। तो फ्रेडरिक विलियम से बोला कि आप हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाओ, हमारा संविधान मानो, आप राजा बन जाओ। उसने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे की बात देखो, तो इस तरीके से ये काम हुआ कि सबसे पहले ये आवाज़ हुई 48 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आवाज़ उठी। दूसरी बात, दिस लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की। तो उस समय दो लोगों ने इस चीज को ऑप्रेस कर दिया। दिस लिबरल इनिशिएटिव, कि सब मिल जाएं, इनिशिएटिव वाज ऑप्रेस्ड, ठीक है, या ये कह सकते हो रिप्रेस्ड, दबा दिया गया, बाई मोनार्की। मोनार्की ने दबा दिया कि राजा का ही शासन, और जंकर्स ने दबा दिया। जंकर कौन होते हैं बोलो? मुझे तो लगता है विलियम वन ही रहा होगा, किंग विलियम वन। किंग विलियम वन 71 में, तो किंग विलियम वन वहाँ का बन गया था। मोनार्क देख लेना 1848 में कौन था, एक मिनट देख के बता देता हूँ। विलियम वन से पहले कैसे विलियम टू हो जाएगा? वो फ्रेडरिक विलियम फोर था ना उस समय, तो फ्रेडरिक विलियम फोर था। फ्रेडरिक विलियम फोर को इन्होंने बोला कि तुम हमारा बन जाओ, तो मुझे लग रहा है वही फ्रेडरिक विलियम फोर ही वहाँ का रहा होगा, और उसको बोला होगा कि तुम हमारे अंडर में आ जाओ, तो वही रहा होगा। तो उसने
बताओ। अच्छा, हु वाज मोनार्क ऑफ जर्मनी इन 1848? फ्रेडरिक विलियम फोर। वही रहा होगा, क्योंकि उससे कह दिया था, जैसे जैसे फ्रांस में नहीं हुआ था कि जैसे उन्होंने लुई 16 से कहा था कि तुम मेरे सब नकल होती है, एक दूसरे से देख देख के लोग करते हैं। सो ठीक है, तो उसने मना कर दिया, बोला हम मोनार्क हैं, हम तुम्हारे अंडर में क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आएंगे। द किंग वाज द लिबरल इनिशिएटिव वाज रिप्रेस्ड बाय मोनार्की। किस मोनार्की ने? फ्रेडरिक, बोलो। विलियम वन तो बाद में राजा बनेगा, विलियम फोर में दिखा देता हूं आपको बुक का पेज नंबर। ठीक है, मोनार्की कौन है? फ्रेडरिच, दिखा रहा हूं आपको, विलियम फोर। एक वो जहां हॉल ऑफ मिरर बना हुआ है उसी के आसपास लिखा है, ये देखो। एक मिनट, ये जो चर्च ऑफ पार्लियामेंट है उसी के आसपास होना चाहिए। ध्यान से बुक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। नहीं भी लिखा है तो विलियम वन को छोड़ो, ये बात ये नेट में लिखी हुई है, अगर इसमें नहीं लिखी तो नेट पे जाके देखो। एक मिनट में दिखा देता हूँ, ये देखो लिखा है ना, ना ये चेक करो, ये देखो दिखाई पड़ा, फ्रेडरिक विलियम फोर। पेज नंबर भी दिखा देंगे, ये देखो ये क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि 831 मेंबर हैं, लिखा है पेज नंबर 17। 831 मेंबर सेंट पॉल चर्च में गए, और उस समय के राजा कौन थे? फ्रेडरिक विलियम फोर थे, किंग ऑफ प्रूशिया। और उन्होंने क्या मना कर दिया? जरा पूरी लाइन पढ़ना। हाँ, आपने जो विलियम की स्पेलिंग लिखी है वो सही है या फिर जो बुक में दिया हुआ है? बुक वाली ठीक होगी, हम तो गलत लिख सकते हैं, बुक ही की लो। क्या लिखा है बताओ, हम वो भी लिख दें। विलहेम लिखा है ना, विलहेम, वही लिखा करो, हमको याद नहीं रहती है। अब ये सब इंग्लिश नेम है ना, कभी विलहेम लिखते हैं, कभी विलियम। बोलो, हाँ बोलिए। अब जरा देखो, अब मैं बताता हूं, समझ में आ जाएगा। दिस लिबरल इनिशिएटिव को किसने रोक दिया? फ्रेडरिक विलियम फोर। वो कौन था? प्रूशियन मोनार्क। कौन था बताओ? प्रूशियन मोनार्क। उसने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड लैंड ओनर्स ने, जिनको जंकर्स कहा जाता है, उन्होंने भी कहा कि बड़े बड़े वहां पर सामंत थे, लैंड ओनर्स, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन क्यों दें किसी नेशन के बनने में, जिनको जंकर्स कहा जाता था, तो वो भी मना कर दिए। तो दूसरी चीज है, पहली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई, फिर दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने मना कर दिया। तो दे डिनाइड टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सबसे बड़ी बात क्या है? डिनाइड टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संवैधानिक मोनार्की नहीं चाहिए, एक छत्र शासन। मोनार्की का मतलब एक का शासन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। अब तीसरी बात देखो, प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म। हाउएवर, तो इसके बाद अब अलग अलग बात हुई, तो बहुत सारे थे। एमंग 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, प्रूशिया टू, प्रूशिया ने लिखा, प्रूशिया ने ये अपने उस जिम्मेदारी ली कि हम इसको यूनिफाई करेंगे। तो वो बहुत बात की है, ये बात अब 71 पे आ जाओ। अब 48 से आगे चलते चलते ये मत पूछो कौन कौन राजा थे बीच में, अब किस सन पे आ जाओ। इसके बाद 1871 में आ जाओ। इस समय कौन राजा है बताओ? विल्हेम फोर है। और ये कौन इस समय राजा है? तो केसर विलियम है। हाँ, तो केसर
अलग अलग डायनेस्टी के होंगे, इतना देखना पड़ेगा। केसर विलियम वन। अलग नहीं होता है। अब जरा देखो, ऐसे नहीं बता सकते ना, ऐसे अंदाजे से नहीं बता सकते, नेट से देखने से पता चलेगा। अब जरा देखो कि नाउ इसके बाद क्या हुआ, प्रूशिया एमंग 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, तो उसको जॉल्वरीन बोल देना, हमने लिखा नहीं है 39 स्टेट, तो यहाँ लिख दो जॉल्वरीन, और इसकी स्पेलिंग भी जिसको मालूम हो वो देख ले, 2 L है मेरे ख्याल से, पता नहीं, तो जॉल्वरीन। सो एमंग 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, प्रूशिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत सारे थे, अभी हमने आपको नहीं दिखाया कि ऑस्ट्रिया के कुछ थे, तो कहाँ कहाँ के, लेवारिया के थे, तो कहाँ कहाँ के थे, सेलिसिया के थे। सो 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, प्रूशिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जिम्मेदारी ली, और उसका मंत्री कौन था, द responsibility of German unification now उसकी जिम्मेदारी ले ली, ठीक है। नाउ विलियम ऑटो वन बिस्मार्क, सो इन 1871 ये केसर विलियम वन, केसर भी लगाया जा सकता है, केसर भी लिख देना। सो कैसर है, नाम देख लेना, कैसर विलियम वन, एंड इट्स मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क led this process of unification. Otto I Bismarck led एक दो लाइन आपको इसमें कैसर विलियम के बारे में लिखनी पड़ेगी, वो बहुत चतुर मंत्री था। सो ही वाज आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। सो ये कहा जा सकता है बिस्मार्क कौन था, वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। हाँ, तो ये मिनिस्टर है, चीफ लिख लो, चीफ मिनिस्टर वाज आर्किटेक्ट। जो किसी चीज को बनाता है उसको आर्किटेक्ट कहते हैं, इसने जर्मन को बनाया है तो एक आर्किटेक्ट हुआ, आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। उसने क्या किया, उसने accomplished this process with the help of Prussian army and bureaucracy। उसने वहाँ की नौकरशाही और प्रूशियन आर्मी की मदद से ये काम किया। He accomplished, पूरा काम उसी ने किया, this process with help of Prussian army, और वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे उनको ब्यूरोक्रेट कहते हैं। सो विद हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, इसको कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, कर्मचारी, एम्प्लॉइज। अब देखो इन लोगों ने कहां कहां लड़ाई की, 7 सालों में कहां का लड़ाई की। सो ड्यूरिंग 7 years ऑफ वार, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस और फ्रांस, ठीक है, वॉर विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस
इन लोगों ने लड़ाई की, एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री and completed the process of unification। तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। अच्छा, ये 1871 ना लिखो, 1871 में तो जर्मनी बना, उससे 7 साल पहले की बात करो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 years कम कर दो तो इट इज 64। हाँ, तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, डेनमार्क को हराया था, इससे कैसे यूनिफिकेशन हो गया? क्या तो इससे तो फ्रांस को और डेनमार्क को हराया था, लेकिन वो तो अलग कंट्रीज है ना। ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया, और डेनमार्क है ये स्वीडन में है, तो ऊपर पड़ता है प्रूशिया के ठीक ऊपर। उसने डेनमार्क के कुछ पोर्शन को ले लिया, जो बच गया वो आज का डेनमार्क है। तो डेनमार्क को इसने इन देशों से लड़ाई की, बाकी आप इसकी अपनी स्ट्रेटेजी रही। पोलैंड का ऐसे ही मिला लिया, कहीं कहीं लड़ाई नहीं भी करनी पड़ी ना, जरूरी नहीं कि सब जगह लड़ाई करनी पड़ी, कहीं कहीं बिना लड़ाई के काम चल गया, कहीं लड़ना पड़ा। तो 3 मेन वार्स हुए हैं। अब इसके बाद इन जनवरी, हॉल ऑफ मिरर्स देखिए आप कहाँ पर है, इन जनवरी क्या 1871 में इसने पैलेस ऑफ वर्सलीज, जो कि फ्रांस में, वहां पे राजगद्दी संभाली। इसने प्रूशिया में नहीं संभाली, कहां पे संभाली किसने सर? भाई, ये कैसर विलियम वन ने इन जनवरी ये बड़ी अजीब बात है, द प्रूशियन किंग कैसर विलियम वन, ठीक है, प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। बुक में आपका हॉल ऑफ मिरर बनाया हुआ है, जर्मन एम्परर विलियम वन प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। अब देखिए, इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलीज, बड़ी बात है, फ्रांस में काम, ये पेरिस में काम हुआ है, हेल्ड एट हॉल ऑफ मिरर्स। सर फ्रेडरिक विलियम कैसे है सबसे उससे मोनार्क से? क्या बताइए, सर फ्रेडरिक विलियम की जगह सर ये कैसर विलियम कैसे बन गया मोनार्क? फ्रेडरिक विलियम, देखो फ्रेडरिक विलियम कब का था, 1848, और ये हम 1864 की बात कर रहे हैं। फ्रेडरिक विलियम, तो फ्रेडरिक विलियम 4 था, और उसके बाद बहुत सारे मोनार्क आए, लेकिन 64 में कौन आया, क्योंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हुई है, इसमें हुई है, और ये कौन था, कैसर का मतलब राजा होता है। कैसर अलग डायनेस्टी क्यों होंगे, तो डायनेस्टी है, अब डायनेस्टी अलग है, ये हमें नहीं पता डायनेस्टी अलग है, लेकिन वहाँ पर एक मोनार्क हटता है तो दूसरा मोनार्क आता है, तो अलग अलग मोनार्की है। कौन सी डायनेस्टी है, डायनेस्टी भी इनकी पता नहीं है, और ना इसकी डायनेस्टी कहीं पूछी जाती है। सिर्फ वही फ्रांस में बूर्बो डायनेस्टी है और ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग डायनेस्टी है, बस 2 ही रहती हैं, और कहीं कोई पूछा नहीं गया है। तो इतने साल बाद ये दूसरा आ गया, अब वो किस डायनेस्टी का था, क्या हुआ, वो जब आप इसका एक्सटेंसिव जर्मनी का और प्रूशिया का इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब हम हॉल ऑफ मिरर्स देखते हैं, वो कहाँ है, पैलेस ऑफ वर्सलीज में। हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्सलीज। ये देखो, ये हॉल ऑफ मिरर है, यही है हॉल ऑफ मिरर।
that officially ended World War I. और to यहीं dismantle पर the German Empire in the room where it had been proclaimed, until Adolf Hitler's rise to power in 1933 and World War II. तो यही है हॉल ऑफ मिरर। इसी में ये फ्रांस में इसका ताजपोशी हुई, हॉल ऑफ मिरर्स। सबसे सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन ये फ्रांस में पता नहीं क्यों गया ताजपोशी करने, प्रूसिया में कर लेता या और कहीं कर लेता। तो ये अच्छे संबंध होंगे सर उसके साथ, क्या पता, लेकिन यही है। आप देखो बुक में यही फिगर बना हुआ है। ये आपकी फोटो या पहले की पेंटिंग? ये देखो अभी भी लोग वहाँ कैसे जा रहे हैं, घूमते रहते हैं पर्यटक। तो लोग, ये देखने लायक प्लेस है ना, हॉल ऑफ मिरर में ही तो लोग जा रहे हैं। तो ये अभी की फोटो है, देख लो वैसा ही सुंदर है। अच्छा, बुक में भी यही फोटो बनी है। सो दैट इज, आप देख सकते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन हॉल ऑफ मिरर्स। तो ये भी वही फोटो है। इससे क्या आप पहचान पा रहे हो? ये वही बिल्डिंग है। कुछ पता चल रहा है कि वही है पैलेस ऑफ वर्सलिस, नहीं तो दूसरी फोटो दिखाएं। तो ये वही वही है, और ये पैलेस ऑफ वर्सलिस की फोटो है। तो कहीं पर और ज़्यादा देखने से पता चल जाएगा कि बिल्कुल पता ही चल जाए, तो वो देखने से पता चलेगा कि पैलेस ऑफ वर्सलिस में हुआ है। ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं तो पता नहीं चलता है। इससे कुछ पता चल जाए, इससे कुछ पता चल रहा है। वैसे ही फानूस है, ठीक है वही चीज। लोगो बना, नहीं तो आप ये देख लो ना, बुक में पढ़ लेना तो पता चल जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी समझ में आ गया, ठीक है। सो अगर समझ में आया है तो हम किसी से पूछेंगे, प्रांजल से पूछेंगे इस तरीके से, इन दिस वे। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी was completed। बोलो प्रांजल, कुछ थोड़ा बहुत बताओ जो आपको समझ में आया है। मैं बता दूं ठीक है? प्रांजल बोलो। सर उन्होंने लड़ाई की थी, मतलब सर प्रूशिया ने लड़ाई की थी। लड़ाई नहीं की थी, 48 से बताओ। 1848 से क्या, नहीं अभी रुको, 48 से बताओ 1848 से क्या क्या हुआ। सर पहले उन्होंने वो जो मेंबर थे सर, उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर को वो बोला था कि आप हमारे मोनार्क बन जाओ, तो उसने मना कर दिया था। सर मैं 1 मिनट रुको सीजन। हाँ, और ईशान बताओ। यस सर। आप बताइए कैसे हुआ यूनिफिकेशन। थोड़ा सा मैं मेमोरी चेक करना चाहता हूँ कि किस तरीके की मेमोरी। हाँ अभी रुको सीजन। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आए थे सर सारे इलेक्टेड मेंबर 821। फिर सर उन्होंने डिसाइड किया कि सर यूनिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर इसका काम सर केसर विलियम वन को दिया। अभी नहीं दिया है, अभी यूनिफिकेशन होना चाहिए। आगे बताओ। हाँ सर, फिर मेन काम सर ऑटोमन बिस्मार्क ने किया, उसने सारे 39 स्टेट्स को यूनिफाई कर दिया। हाँ सर उसके बाद किंग सर उसके बाद का याद नहीं आ रहा। अनीशा, 1 मिनट रुक। अनीशा आप हैं? सीजन बोलो। सबसे पहले सर ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे सर 1848 में, उनसे अपने ऐसे बातचीत स्टार्ट करने की स्टार्ट की और कोशिश की कि वो पूरे जो भी अपनी जर्मनी उसको एक साथ जोड़ सके सर। उसके बाद फिर सेंट पॉल चर्च या फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सर फिर वहाँ पे एक मीटिंग हुई सर, जिसमें कुछ 137 मेंबर्स थे। फिर उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया कि हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन
बनाइए नहीं, you should act as a constitutional monarch. You should work under us as a constitutional monarch. But he denied. आगे बताओ. तो फिर उसने ऐसे मना कर दिया कि उसे ऐसे नहीं करना है। तो फिर कुछ सालों बाद फिर सर ये जो केसर विलियम था उसके जो मंत्री थे सर ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल निभाया। ऑटोमन बिस्मार्क सर एक आर्किटेक्ट था सर। आर्किटेक्ट नहीं था, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ये जर्मन के यूनिफिकेशन। वो कोई आर्किटेक्ट नहीं था कि वो एक इंजीनियर था और बिल्डिंग बनाता था, वैसा नहीं है। अगर आप ये नहीं कह सकते तो ही प्लेड ए की रोल, बस इतना बोल दो। हाँ बोलो। सर फिर उसके बाद फिर उन्होंने सर बहुत लड़ी सर, डेनमार्क से लड़ी उन्होंने, ऑस्ट्रिया से लड़ी और फ्रांस से लड़ी, और सर जिसमें वो जीत गए और उसके कारण उनका जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का सर वो अच्छे से कंप्लीट हो पाया। तो सर 1871 में सर उन्होंने उनकी जर्मनी वापस वो पूरी यूनिफाई हो गई सर, और फिर वहाँ का जो किंग था उसको केसर विलियम वन को वहाँ का किंग बना दिया गया। हॉल ऑफ मिरर्स में एक बहुत अच्छा शानदार प्रोसेशन हुआ जिसमें वर्सलीज में हुआ, यानी वर्सलीज का मतलब है फ्रांस में, ठीक है, जिसमें ये काम किया गया। वर्सलीज तो फ्रांस में ही है। ये चीज़ हो गई। अच्छा एक चीज़ और देख लें कि नाउ वर्सलीज किस में आता है। क्या ऐसा तो नहीं कि उसने जीत लिया हो वर्सलीज 48 में, क्योंकि फ्रांस से भी तो इसने लड़ाई की है। नाउ वर्सलीज इज अंडर फ्रांस और जर्मनी। Here is information from Wikipedia. एक मिनट ये देख लें कि ये चीज़ फिर भी माइंड में बार बार आ रही कि वो वर्सलीज क्यों गया। ओके इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो फ्रांस में ही मानना चाहिए। नाउ जस्ट वर्सेलीज इन मैप ऑफ यूरोप। Here is a map of Europe. तो ये पता चल जाए तो बात पूरी हो जाए। नाउ फ्रांस, ओके, जर्मनी, फ्रांस। तो अगर हमें नहीं मिलता है तो आप लोग इसमें देख लेना कि वर्सलीज फ्रांस में ही है। तो ये 1920 का भी मैप है, इसमें भी फ्रांस में ही दिखा है। तो इसका मतलब है कि वो फ्रांस में ही इसने किया ये। तो ये दिख रहा है आपको वर्सलीज। सर नहीं ऐसा तो नहीं कि वो जर्मनी में भी नहीं ये फ्रांस की आज की मैप है। तो ये फ्रांस के सेंटर में वर्सलीज है और पेरिस में है। सबसे बड़ी बात है पेरिस। तो पेरिस कहाँ पर पड़ता है बताओ। फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल है तो फिर वर्सलीज कहाँ जाएगा, उसी के अंडर में, पूरा पेरिस उसी के अंडर में। ये बात सही है कि रशियन सेनाएं वाटरलू के युद्ध में पेरिस तक घुस आई थी और उन्होंने तबाही मचा दी थी। तो ये बात हो गई कि जर्मन का यूनिफिकेशन। ऐसा है कि सर उसको अपनी पावर दिखानी थी कि वो फ्रांस से लेकर रशिया के बीच में सेंट्रल यूरोप की पूरी पावर उसके पास है। किसको? वो वहाँ पे जाके हाँ विलियम को दिखाना था कि वो उसके नहीं उसकी सेनाएं नहीं घुसी थी, रशिया की। तो रशिया फ्रैंको वार में जब नेपोलियन के साथ युद्ध हो रहा था तो रशियन सेनाएं पेरिस तक आ गई थी, ठीक है। वो 1815 की बात है। अब देखो व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड to make the administrative system
मोर एफिशिएंट, उसको कहते हैं नेपोलियन मॉडर्नाइजेशन, मोर एफिशिएंट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन कोड भी कहते हैं ना उसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझे याद आ गया, याद नहीं आ रहा था। इन द टेरिटरीज रूल्ड बाई हिम, रूल्ड बाई हिम। तो उसने क्या क्या वहां पर किया? जस्ट 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट रुकिए। सर कहीं गए हैं, क्या हुआ बोल। हाँ बोल। जब राजा बन जाते थे वो तो स्मार्ट चले गया। क्या बोल रहे तू, वो उसका ही तो मंत्री का होता था, उसके साथ ही रहता क्या सब। हाँ उसके साथ ही रहा था। नाउ the changes in administrative ठीक है, जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आएगा? एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एंड जुडिशरी में भी उसने चेंज किया। सीमा शुल्क हटा दिया उसने, व्यापार आसान कर दिया, ये सारा काम किया। तो एंड जुडिशरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज नेपोलियन कोड। मेजरमेंट भी इसने कर दिया। अब देखो, टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम द फॉलोइंग चेंजेस उसने किए। तो क्या क्या चेंजेस किए? ही हैज इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। उसने इन ऑर्डर टू मेक सिस्टम, ही हैज मेड सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। ही हैज मेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे प्रशासनिक कार्य को बहुत आसान कर दिया। कि कोई भी आसान, हाँ बोलो, सिस्टम, ही हैज मेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड रेशनल, मोर efficient and rational। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? and rational। अगर मान लो आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो अपना काम कराने, तो डायरेक्ट हो जाए, जैसे आजकल होता नहीं है कि आप किसी चीज़ में आपको उसको उत्तर देना पड़ता है, तो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी चीज़ में उसकी जवाबदारी होगी जिसके पास जाओगे। उसने रेशनल बना दिया कि सिंपल। रेशनल का मतलब एक रेशनल नंबर होता है, इरेशनल। तो कौन सा नंबर डिफिकल्ट है, रेशनल की इरेशनल? जो चीज़ समझ में आ जाए उसे रेशनल कहते हैं, समझने योग्य। कि समझने योग्य, लोग अब सिस्टम को जानने लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, आसानी से लोग उस पर पहुंच हो गई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपका जो भी काम है किसी दफ्तर से, सरकार से, या आपके लिए जो कानून है, कानून कम कर दिए गए। जहाँ पहले 100 कानून थे 10 ही कर दिए गए, तो लोग आसानी से कानून समझ सकते थे कि नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड इजी
और इसी तरीके से बिजनेस को इजी कर दिया, इंटर स्टेट बिजनेस को, एवरीथिंग इज मेड सिंपल सो दैट देयर इज वेरी लेस इंटरफियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वर्किंग ऑफ पीपल। लोगों पे हस्तक्षेप ना हो, आपको बार बार पूछना पड़े टीचर से मैं बाहर हो या हूँ, यहाँ हो या हूँ, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। और टीचर कहते हैं जहाँ मन हो जाओ लेकिन आके पढ़ने लगना, तब कोई कॉम्प्लिकेशन होगा बताओ? हर चीज़ में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना पड़े कि ऐसा करूं, बार बार उसे एक स्वीकृति पत्र लेना पड़े, तो क्या ये अच्छा है कि आप गलत काम ना करो, वो ये बोल दे जो करना है करो, वो अच्छा है? सो इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर दिया, एफिशिएंट, रेशनल एंड सिंप्लीफाइड। इंटरवेंशन नहीं रह गया, बहुत हस्तक्षेप नहीं रह गया एडमिनिस्ट्रेशन का, लोग अपनी मर्जी से काम करते थे। तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगा, लिबरल अप्रोच है, इट वाज ए लिबरल अप्रोच। लोगों को स्वतंत्रता दे दी। अच्छा, सेकंड उसने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियन कोड विच डिड अवे ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियन कोड, इसका मतलब क्या है? एंड एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा का अंत कर दिया। मतलब फ्यूडल का मतलब होता है सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब तुम्हारे यहाँ जैसे राजा ने बोल दिया कि अपने किसी मौसेरे लड़के को कि तुम जाओ उस जगह पे तुम्हारे अंडर में है और हमको इतनी अशर्फियाँ बेचते रहना, इतनी गोल्डन कॉइन, और जितना मर्जी उतना टैक्स लो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे अंडर में है, और तुम्हें मारना है पीटना है मारो, लेकिन हमें इतना पैसा भेजो। इसको कहते हैं सामंतवाद। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है, सामंतों के चक्कर में ग्रामीण फंस जाते थे। उसने फ्यूडल सिस्टम को अंत कर दिया, एंड और क्या कर दिया, ठीक है, एंड डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। डिड अवे का मतलब छीन लिए, छीन लेना। ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे टिथस हो गया, धार्मिक कर, वो सब हटा दिए, और बहुत सारे चर्च को उसने ऑफिस में बदल दिया। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फ्यूडल सिस्टम, ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। ही, ठीक है, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम का मतलब क्या होता है? बॉन्डेड लेबर। जो काम करवाते वो होता है, जो बेगार में काम करते हैं ना, उनको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बॉन्डेड लेबर होते हैं। किसी क्या सामंतों क्या काम करेंगे, फिर उनकी पीढ़ियां काम करेंगे। फ्रीड का मतलब क्या? सर्फडम, बंधुआ मजदूर। उसने फ्री कर दिया पीजेंट्स को कि तुम बंधुआ मजदूर नहीं हो, इनके आप गुलामी नहीं करोगे। उसका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग सामंत क्या काम करते थे। कभी पैसा ले लिया होगा 100 रुपए 200 रुपए, वो जमा नहीं कर पाए, बोले अब गुलामी करो। एंड सर्फडम एक तरीके की गुलामी होती है। एंड मोनेरियल ड्यूज, पैसे जो है, मैनोरियल ड्यूज, मनी से बना है मैनोरियल ड्यूज। से भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को improve कर होना चाहिए इसमें। देखो अभी पढ़ के बताते हैं। सो इसलिए ही improved, so he emphasized on improvement of transportation, communication and banking system. And banking system.
यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, ठीक है। ही स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मीजर, ही स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मीजर्स, और एक कॉमन नेशनल करेंसी कर दी, एंड इंट्रोड्यूस्ड कॉमन। अगर कोई बाट गलत रख रहा है तो वो पकड़ लेता था, 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही रख रहा है तो पकड़ लेगा, स्टैंडर्डाइज कर दिया 1 किलो इतना ही होगा। एंड इंट्रोड्यूस्ड कॉमन करेंसी, पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी चलेगी, एक ही मुद्रा, करेंसी का मतलब मुद्रा होता है। एंड ये काम कर दिया। ही सब डिवाइडेड जुडिशरी इनटू 3 टियर सिस्टम। उसने जुडिशरी को क्या किया, ही उसने रेशनलाइज्ड कर दिया। रेशनल का मतलब सरल कर दिया, रेशनलाइज्ड जुडिशियरी इनटू 3 वर्टिकल टियर सिस्टम, ऊर्ध्वाधर वितरण कर दिया सिस्टम। मतलब सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंडर में क्या होगा, बहुत सारे उसके अंडर में हाई कोर्ट होंगे, और हर हाई कोर्ट के अंडर में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। इस तरीके से उसने ऊर्ध्वाधर वितरण, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है कि एक एमपी का चुनाव, फिर एमएलए का चुनाव, फिर सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत, ऐसे होता है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। और ये बताओ ये कैसा डिवीजन है शासन का, जुडिशरी और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये कैसा डिवीजन है, क्या ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है गवर्नमेंट का, क्या सभी एक दूसरे के समानांतर हैं, कोई किसी से कम नहीं है कि कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है। अब एक ही बात बोलो, 2 बोलोगे तो हम क्या समझ पाएंगे। ये गवर्नमेंट है और ये इसी तरीके से जुडिशरी को इसने ऐसे बांट दिया, ये कैसा डिवीजन है, समझ में आ गई बात। तो इसने जुडिशरी को वर्टिकल डिवीजन में बांट दिया। ही ऑल्सो मॉडर्नाइज्ड, ये क्या किया, एजुकेशन सिस्टम, custom duty was removed in within the territory of Napoleon won. कस्टम, सीमा शुल्क कहते हैं कस्टम ड्यूटी, was removed। टोल टैक्स तो रोड पे चलने को कहते हैं। मान लो एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा तो उस पर 5% 10% ड्यूटी लगती है। was removed। कस्टम ड्यूटी, कस्टम की स्पेलिंग क्या होती है, CUSTOM होती होगी। कस्टम ड्यूटी वाज रिमूव विद इन द टेरिटरी वन बाय नेपोलियन। तो इस तरीके से ये काम किया गया। समझ में आ गई बात कि नेपोलियन के क्या क्या सुधार, बोलो। अब इसके नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे ना? नहीं, कुछ नहीं आएंगे, यही पूछा गया है कि क्या इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम पूछ लेंगे अगली बार आपसे अगर कुछ होंगे, ये तो सुधार कार्य हैं, यही आएंगे बस। यस सर, वो टाउन से हटा दी थी गिल्ड सिस्टम, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, हाँ ये होता है। क्या चीज़ है ये, मतलब सीलिंग होती है क्या, अपर सीलिंग? हम पढ़ के बता देंगे अगली बार। मर्चेंट होते शायद, मर्चेंट होते। अच्छा अच्छा, बीच में मर्चेंट्स को हटा दिया ना, गिल्ड सिस्टम को, सीधा लोग पीजेंट्स गवर्नमेंट को अपना अनाज दे सकते हैं, ऐसा था। तो उसमें जो पीजेंट होंगे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को अनाज देगा, वो ऐसे उसको आटे के रूप में बेच देंगे। ये पॉइंट हम अगली बार देख लेंगे, इस बार इतना ही रखो।
ओके हैं वो हम देख लेंगे कि अगर ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में लिखा जा सकता है कि मोर एफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि निगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें लिखा है मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, तो अच्छे अच्छे पॉइंट ही लिखने हैं। ओके, यही सब लिखने से काम बन जाएगा। गिल्ड सिस्टम वाला अगली बार देख लेंगे परसों। ओके, थैंक यू।